जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आपके परिवार पीसीएस पॉइंट पटना वाला में मैं अनिल सर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो हो चुका है आगाज यूपी पुलिस कांस्टेबल की और डेली क्लास जीएस का आपके बीच लेकर आएंगे। और आज यह पहली क्लास स्टार्ट किए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 की क्रांति और 1857 की संपूर्ण क्रांति का मुख्य कारण क्या बनता है, इससे रिलेटेड जितने भी टू द पॉइंट्स क्वेश्चन आएंगे, सीधी बात नो बकवास लेकर आए हैं टू द पॉइंट्स क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या गतिविधि देखने को मिला 1857 के क्रांति का कारण क्या बना। सभी जानते हैं कि तत्कालिक कारण वही था, कारतूस वाले राइफल का उपयोग करना, लेकिन इसके पीछे वर्षों से क्या चीज बीज बोया जा रहा था, इसकी कहानी हम आइए जानते हैं और समझते हैं। सीधी बात कहता है कि इसका मुख्य कारण तो आर्थिक रहा, इकोनॉमिक रहा। किसका? तो भारत में हो रहे यहाँ पे अत्याचारों का। जैसे कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर जमींदारी व्यवस्था ला दिया गया, महलवाड़ी व्यवस्था ला दिया गया, रैतवाड़ी व्यवस्था ला दिया गया, अस्थाई बंदोबस्त ला दिया गया। कारण यहाँ ये हुआ कि भारत के जो किसान वर्ग था, जो गरीबी से नीचे चल रहा था और गरीब होता गया, और इनके पास जमीन क्या हुआ, तो अब इनके पास जमीन बोने के लिए ना मिला, क्योंकि अगर इनके पास फसल अधिक मात्रा में न उपजता तो ये लगान व टैक्स नहीं दे पाते। कारण ये होता कि अंग्रेजों द्वारा इनकी जमीन को हड़प लिया जाता था और जमींदारों को दे दिया जाता था, जो छोटे छोटे किसान थे, और उनसे टैक्स लिया जाता था। ये कहीं न कहीं असंतोष पैदा करता दिख रहा था। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक कारण ये रहा। दूसरी बात ये हुआ, कुछ सोसाइटी में उसका कारण देखने को मिला कि समाज में हो रहे बदलाव, जैसे कि राजा मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे भारत के महापुरुषों ने जिस प्रकार से सदियों से चला आ रहा था, सती प्रथा, बाल विवाह या पुनः विधवा पुनः विवाह या नरबली प्रथा, ये कहीं न कहीं समाप्त होता जा रहा था। अच्छी बातें थी, लेकिन भारत की जो सोसाइटी थी, समाज थी, जो रूढ़िवादी तो पुरानी अवधारणा में विश्वास करने वाले जो लोग थी, वो समाज था, वो कहीं न कहीं इनके इस सिस्टम से, ब्रिटिश के सिस्टम से इनको आघात पहुंचता था। ये भी असंतोष का कारण बनता है। दो चीजें हमने देखा, पहली आर्थिक कारण और दूसरा सामाजिक कारण। तीसरा पॉइंट बनता है कि धार्मिक कारण क्या बनता है। तो धार्मिक कारण यह होता है 1857 के दशक का, कि ये लोग क्या करते हैं, भारत में आते हैं, शासन करते हैं, और शासन करने के साथ साथ ये ईसाई धर्म को प्रसार करने लगते हैं। भारत विभिन्न धर्मों को मानने वाला, और कहीं न कहीं उस पर जबरदस्ती ईसाई धर्म को ला देंगे तो उनके अंदर तो कुंठित हो गई। और इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता था कि जो अंग्रेज अधिकारी हैं, भारतीय महिलाओं को कैप्चर में लें और उनको क्या करें, पहले शादियां करें। जब शादी करेंगे तो रिलेशनशिप में आ जाएंगे, और जाहिर सी बात है कि एक दूसरे से जब रिलेशनशिप में आएंगे तो क्या होगा, इसका विरोध नहीं किया जाएगा और पूरे आसानी के साथ संपूर्ण भारत पर राज स्थापित कर लिया जाएगा। ये भी कुछ कारण रहा, धार्मिक कारण। अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रशासनिक कारण इसके पीछे हमने कहा था ना, शुरुआत में बोला था कि 1857 का क्रांति एक बाइक नहीं उठा ना, इसके पीछे धीरे धीरे जो कुंठित समाज थी, इसके अंदर यह बीज बोया जा रहा था। जैसे लॉर्ड डलहौजी 1853 से ही देखा जा रहा था कि लॉर्ड डलहौजी आता है और पूरे संपूर्ण भारत में एक एक सिटी शहर को करते करते हड़प नीति अपनाता है। और हड़प नीति कहीं ना कहीं इनका सिर दर्द बना,
पहले तो देखा जाए कि सतारा क्षेत्र, महाराष्ट्र का सतारा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के कानपुर और संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में ही आता था अवध का क्षेत्र, झांसी, ग्वालियर और जगदीशपुर बिहार, सिक्किम, गंगटोक के क्षेत्र को ये लोग अपने कब्जे में लेना प्रारंभ कर दिए। तो अब बताइए कि जिस राजा का क्षेत्र को आप हड़प रहे हैं, आप विदेशी होने के नाते आप विदेशी हैं और यहाँ के राजा का पूरा राजपाट हड़प रहे हैं कि आपका प्रशासन कुप्रथा चल रहा है, यानी कि कुशासन चल रहा है, आपका सुशासन नहीं चल रहा है। कारण रीजन यह बता दिया जाता है और सतारा का क्षेत्र ले लिया जाता है, उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र ले लिया जाता है और बेगम हजरत महल का अवध ले लिया जाता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का झांसी छीन लिया जाता है, तत्या टोपे का ग्वालियर छीन लिया जाता है और जमींदार जगदीशपुर आरा बिहार के वीर कुंवर सिंह का जमींदारी छीन ली जाती है। तो बताइए समाज कुंठित होगा कि नहीं होगा? आगे देखते हैं। इतना ही नहीं, तकनीकी भी कारण यह समाज में देखने को मिला। तकनीकी कारण यह रहा कि रेलवे का विकास किया जाने लगा। ये रेलवे का विकास भारत की विकास नहीं था, ये पुरानी कच्चे माल को एकत्रित करके बंदरगाहों पर ले जाना और विदेश में यानी कि इंग्लैंड से वहां पक्की माल बनाकर भारत में ही बेचना, ये कहीं ना कहीं असंतोष का कारण बन रहा था। डाक सेवा प्रारंभ किया जा रहा था और प्रेस जब प्रारंभ होने लगा तो इसका भी विद्रोह देखने को मिल रहा था। ये जो बीज बोए जा रहे थे, वर्षों से बोए जा रहे थे, लेकिन अंतिम कहा जाता है ना कि जब हद से भी ज्यादा कोई चीज करने लगेंगे तो उसका पतन एक दिन सीमित ही हो जाता है। फिर अब आते हैं सैनिक कारण, और सैनिक कारण ने तो पूरे भारत में बिगुल बजा ही दिया। कारण क्या बनता देखिएगा कि सैनिकों को यह कहा जाने लगा कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में तो भाई भाई के नारा लगता था, और इन लोगों से क्या कहा जाने लगा कि आप ब्रिटिश सरकार में नौकरी करते हैं। हाँ साहब, वो नौकरी करते हैं, लेकिन सुनिएगा, जब नौकरी करते हैं आप तो आप क्या हैं? अगर हिंदू है दाढ़ी बनाए हुए हैं, मुस्लिम है दाढ़ी बनाए हुए हैं और मूछ रखे हैं, और सिख हैं पगड़ी बने हुए हैं, ये सब आप नहीं कर सकते हैं अंग्रेजी शासन के अंदर रहकर। यानी कि आप सैनिक हैं और इतना आपकी लिबर्टी, आपकी स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, बशर्ते कि हम भारतीय हैं और भारत में ही हम नौकरी कर रहे हैं, बशर्ते कि हमने ब्रिटिश सरकार की हुकूमत के अंडर में, और हमारी ही स्वतंत्रता को छीनी जा रही है। हमारे ही देश में कहीं ना कहीं यह कुंठित समाज होगा कि नहीं, कहीं ना कहीं यह सैनिकों में विभेद उत्पन्न होगा कि नहीं, यही उनका कारण बनता है। इतना छोड़िए, आगे जब चलती है गाड़ी तब देखे क्या होता है, तत्कालिक कारण हद से भी ज्यादा बढ़ जाता है। ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि अपने बेस फील्ड राइफल की जगह इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने लगती है। और इनफील्ड राइफल में यह होता है कि जो गन होता है, गन के मुहाने पर यानी कि उसके किनारे पर कारतूस लगाया जाता है और कारतूस को दांते तले खींचना होता है, काटना रहता है। अब ब्रिटिश हुकूमत जानते हैं कि ये व्यापारी थे और व्यापारी सोचता है कि कहीं ना कहीं हमको 2 पैसा सस्ता ही कार्य करना पड़े, तो इसके लिए लोग क्या किए कि सबसे कम लागत में इन्होंने सोचा कि गाय के चर्बी और सुअर की चर्बी मिला दिया जाए, और यह भारत में आसानी से मिल जा रहा था। इन लोगों ने क्या किया कि आसानी से इसका प्रयोग करने लगा। तत्पश्चात यह हुआ कि इसकी जानकारी यह बैरकपुर छावनी को पड़ती है, सैनिकों को पड़ती है,
और उसका एक कांस्टेबल रहता है जिसका नाम रहता है मंगल पांडे। और मंगल पांडे 34वीं बटालियन का रहता है। क्या होता है, तो यह क्या होता है कि मंगल पांडे बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34वीं नेवल बटालियन का ये सैनिक था। इसको देखते देखते इसकी शिकायत अपने बड़े अधिकारियों से करता है। बड़े अधिकारी क्या करते हैं कि इसको मनाही कर देते हैं, कहते हैं कि ऐसा कोई बात है नहीं। लेकिन पॉइंट एक और नीच हरकत कर दिया जाता है। चलो ठीक है, चर्बी आप यूज कर रहे हैं, इनके खानों में अगर देखा जाए तो मुस्लिम को जब खाना दिया जाता, आटा दिया जाता, तो उसमें सुअर की हड्डी को पीसकर पाउडर के रूप में आटा में मिलाया जाता कि ताकि इनका जो संप्रदाय है, इनका जो पंथ निरपेक्षता है, इनकी जो धर्म है, इनकी जो रिलीजन है, इनकी नाश हो सके। और मुस्लिम के बाद हिंदुओं में गाय की हड्डी को पीस के पाउडर दिया जाता था ताकि इनकी हिंदू सनातनी भंग हो, समाप्त हो। जब इसकी साक्षात जब जांच के उपरांत मंगल पांडे को मिलता है तो वह कारतूस से भरा राइफल को चलाने से मना कर देता है। और मना करने के बाद इसका विरोध उत्पन्न हो जाता है बैरकपुर छावनी में। रिजल्ट क्या होता है कि अब सैनिक इस पे दबाव बनाते हैं और सैनिक दबाव बनाने वाले लेफ्टिनेंट बाज और ह्यूज रहते हैं। मंगल पांडे दोनों को निहत्थे हत्या कर देते हैं। मंगल पांडे वो दो सैनिकों को हत्या कर देते हैं और मजबूरी की जो महात्मा गांधी नाम दिया जाता, मजबूरी के नाम मजबूरी को वह अपना कमजोरी नहीं बनाते हैं। कहते हैं कि अपनी ये जो हरकतें हैं हम इससे बाज नहीं आएंगे और अपनी हरकतें को हम आगे तक बढ़ाते चलेंगे। कहने का आशय ये हुआ कि ये अंग्रेजी हुकूमत के सामने भले गुलाम बना लिया गया है लेकिन झुकने वाले कार्य नहीं होते हैं। लेकिन जैसे दो व्यक्तियों के जो अधिकारियों को फांसी के तख्तों पर यानी कि हत्या कर दिया जाता है तो मंगल पांडे को अंततः 8 अप्रैल 1857 में बंगाल के बैरकपुरी छावनी में इनके फांसी की तख्तों पर लटका दिया जाता है। पूरे बंगाल में 1857 को यह 8 अप्रैल 1857 को यह न्यूज पूरे आग की तरह फैल जाता है। और इतना ही नहीं, पूरे भारत में यह चिंगारी की तरह फैलता है और इसकी सूचना मिलता है मेरठ के छावनी पर। और भारत में भारतीय सैनिक थे इसकी बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक फिक्स डेट रखते हैं जिसका समय रहता है 25 मई। क्या होता है, इस चारों तरफ फैलने के बाद 30 मई की यह समय, हम 25 मई कह रहे थे, 30 मई 1857 का विद्रोह, पूरे भारत में विद्रोह करने का आह्वान किया जाता है। और इसके बाद आह्वान के बाद संदेश दिया जाता है रोटी और कमल के फूल के द्वारा कि जिसने आपकी रोटी छीनी, मैं प्यार से कहता हूं कि कमल के फूलों से मैं प्यार करता हूं और प्यार से प्रेम से करता हूं कि इस विद्रोह में आप लोग क्या हुए, शामिल हुए। लेकिन 30 मई की यह जो निर्धारित समय विद्रोह करने का आह्वान किया गया था पूरे भारत में, वह 30 के बजाय मेरठ की सेना इतना उत्सुक हो चुकी थी, उनसे रहा नहीं जा रहा था, उनसे बदला यानी कि खून के बदले खून की नीति अपनाने लगे थे क्योंकि अंग्रेजों से बदला लेना था। 10 मई को ही विद्रोह कर डालते हैं और इनकी स्ट्रेटजी इतनी जबरदस्त रहती है कि 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी को पूरे तरह से जो भारतीय सैनिक थे लूट लेते हैं।
और मेरठ की छावनी को जितने हथियार थे लूट लिया जाता है, पीछे के दरवाजों से अटैक किया जाता है ताकि अंग्रेज सैनिक को पता न चल सके और अंग्रेज सैनिक को सीधे गोलियों का हवाला दे दिया जाता है। और उसके बाद हथियार लूटने के बाद मेरठ की सेना जो थी, भारतीय सेना, वहां रुकती नहीं है, वह सीधे दिल्ली के तरफ यानी कि लाल किले की तरफ क्या करती है, वह पूरे हथियार लूटने के बाद 11 मई को 10 मई को अटैक करते हैं, 11 मई को दिल्ली के तरफ रवाना हो जाते हैं, दिल्ली को लूटने के लिए, दिल्ली की राजगद्दी पर पहुंचने के लिए। अब आगे देखिए क्या होता है। 11 मई 1857 का समय दिल्ली सेना पहुंच जाती है और दिल्ली की छावनी को वह आसानी से, मेहनती के साथ, यूनिटी के साथ दिल्ली के छावनी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। वहीं मेरठ के सैनिक विद्रोह करते हैं। 10 मई 11 मई को दिल्ली की छावनी को अपने कब्जे में ले लेते हैं, नियंत्रण में ले लेते हैं और वहां के जो शासक हुआ करता था बहादुर शाह जफर सेकेंड, उनको अपने कब्जे में लेने के बाद जबरदस्ती उसको विद्रोह का नेता घोषित कर देते हैं कि तुम ही इस 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करता हो, और उनको अपना नेता जबरदस्ती घोषित कर देते हैं। किसको? बहादुर शाह सेकेंड जफर को। अभी 11 मई की घटना को अंजाम देते हैं और शासक ये पहुंचाते हैं। तभी समय बीतता जाता है और समय आता है संयुक्त प्रांत, जिसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, वह समय उसी कालखंड में यह क्षेत्र रहता है अवध का। और अवध का क्षेत्र में एक महावीरंगना थी जिनका नाम था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल भी इसका नेतृत्व 4 जून का विद्रोह करना प्रारंभ कर देती हैं। 4 जून 1857 को ये भी लखनऊ से क्या करती हैं? विद्रोह स्टार्ट कर देती हैं, शुरू कर देती हैं। 4 जून 1857 के क्वेश्चन बनेगा आपका, पूछेगा कि 4 जून 1857 में अवध का विद्रोह का नेता कौन था? बेगम हजरत महल। या बेगम हजरत महल ने अवध में 1857 का विद्रोह कब छेड़ दिया? तो 4 जून 1857। डन। इसके बाद फिर कहता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो दिल्ली के राजगद्दी पर कौन था? बहादुर शाह जफर सेकेंड। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ियां आ जाती हैं, देखिएगा। जब 4 जून को बेगम हजरत महल विद्रोह कर देती हैं तो 5 जून को इसकी सूचना मिलती है कानपुर में। ये भी संयुक्त प्रांत का हिस्सा था। और कानपुर में 5 जून 1857 ईस्वी को ये क्या होता है? नाना साहब और तत्या टोपे कानपुर में क्या कर देते हैं? बिगुल फूंक देते हैं, बजा देते हैं 1857 की तरफ से, और अपनी सेना को इस युद्ध में, इस क्रांति के विद्रोह में शामिल कर देते हैं। 5 जून 1857। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं मित्रों कि तत्या टोपे का मूल नाम पूछता रहता है हमेशा एग्जाम्स में कि तत्या टोपे का मूल नाम क्या था और इनका संबंध किस क्षेत्र से था। इनका मूल नाम देखा जाए पांडुरंग था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। और यह ग्वालियर के क्षेत्र पर यह अपना दबदबा जमाए रखे थे। इतना ही नहीं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाने जाते वाली जो बाजीराव की पत्नी बाजीराव की पत्नी जो लक्ष्मीबाई से शादी हुआ था बाजीराव का, और उनकी मृत्यु के बाद झांसी के कब्जा अपने रानी के नाम से होता है और झांसी का ये नेतृत्व ये लक्ष्मीबाई करती हैं, जिसे हम देखते हैं कि वह अपना गुरु मानती हैं। यानी कि रामचंद्र पांडुरंग को मन्नूबाई जो थी बनारस की रहने वाली, और ये क्या करती हैं? अपना गुरु मानी रहती हैं। किसको? पांडुरंग को।
आगे हम देखते हैं कि पटना से भी विद्रोह को सूचना मिलने लगता है कि जब अवध के क्षेत्रों से, दिल्ली से, कानपुर से जब विद्रोह हो जाता है तो भला बंगाल के सटे, उस टाइम बंगाल में ही हुआ करता था क्या, पटना के क्षेत्र जो थे, और बैरकपुर छावनी से जो घटना घटी थी, पटना में भी एक पुस्तक विक्रेता जिसका नाम रहता है पीर अली, 1857 के विद्रोह में देखिएगा मुस्लिमों का दबदबा बहुत जबरदस्त रहा और इन्होंने अच्छी तरह से नेतृत्व भी किया था। एक पुस्तक विक्रेता पटना से, पुस्तक विक्रेता जिसका नाम रहता है पीर अली, ये भी बिगुल बजा देता है और पूरे पटना के क्षेत्र में आह्वान कर देता है इसमें सम्मेलन, इस विद्रोह में शामिल होने के लिए। इसके बाद हमने कहा था कि जो आरा का क्षेत्र था, जगदीशपुर आरा के क्षेत्र जो था, यहाँ के जो जमींदार हुआ करते थे 75 की एज में, वीर कुंवर सिंह के नाम से जाने जाते, इसे बाबू के नाम से भी जाना जाता है। ये भी लिंगराड को 23 अप्रैल 1858 में जाकर लिंगराड को पराजित किया था, लेकिन भी इनका सेना से क्या होता है कि यह हार का सामना करना पड़ता है और इनकी भी क्षेत्र जमींदारी चली जाती है। इसके बाद इस युद्ध में लगता है इनको बहुत बड़ी चोट लगती है और इनके कुछ दिनों के बाद 28 अप्रैल 1858 के एवं में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके नेतृत्व को इनके भाई अमर सिंह संभालते हैं, लेकिन इनके भाई अमर सिंह को भी पकड़ लिया जाता है और गोरखपुर क्षेत्र में बंधक बना दिया जाता है और गोरखपुर जेल में कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तब तक एक घर के भेदी लंका डाहे के नाम से जाना जाता है। आप सब जानते होंगे कि बिना ही आप किसी दूसरे को सूचना दिए आपकी सूचना कोई प्रदान नहीं कर सकता, यानी कि इसमें खुफिया एजेंसी अंग्रेजी सैनिक ने लगा रखा था इस विद्रोह को कुचलने के लिए। और इसका एग्जाम्पल देखने को मिला कि बहादुर शाह जफर जो सेकेंड था, इसकी पत्नी बनती है मुहरा, इसकी पत्नी को मुहरा बनाती है। क्या बनाती है तो इसके क्या बोलते हैं, इसके सैनिक बनाते हैं, जिसे कहा जाता है, इसमें आगे आएंगे तो इसके पत्नी के बारे में बताएंगे, लेकिन इसके जो आगे सामने जो पॉइंट दिया गया है इसको थोड़ा देख लेते हैं कि 1857 के विद्रोह में किन क्षेत्रों से किनका दबदबा था, नेतृत्व कौन रहे थे और उस क्षेत्र में, उस शहर को दबाने के लिए किस अंग्रेज सैनिक को नेतृत्व दिया गया था कि इस क्षेत्र को, विद्रोह को दबाना है। और आइए हम देखते हैं कि किन क्षेत्रों से किनका दबदबा रहता है। आप सबको अवगत होगा कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर रहता है, नेतृत्व करता है विद्रोह का। मैंने कहा था ना कि मेरठ के सैनिकों ने इसको क्या करता है, जबरदस्ती नेतृत्वकर्ता बनाती है, लेकिन इस विद्रोह को दिल्ली का नेतृत्व दिया जाता है निकलसन और हडसन को। इस विद्रोह को कुचल दीजिए और कुचल जाने में समर्थन क्या होते हैं, बहुत, ये काफी हद तक सफलता मिल जाती है इनको, निकलसन और हडसन को। एक चीज और है, जो फैजाबाद अयोध्या के नाम से जाना जाता है अब ना, वहां भी नेतृत्व कर रहा था एक मुस्लिम समुदाय और अपने प्राणों का आहुति देने वाला। यह फतेहपुर के क्षेत्र देखा जाए तो, या फैजाबाद अयोध्या का क्षेत्र देखा जाए तो मौलवी अहमदुल्ला इसका नेतृत्व कर रहा था। और उसको दबाने के लिए देखा जाए तो कर्नल रेनेड और अजीमदुल्ला जो फतेहपुर सिकरी जो है ना, फतेहपुर का नेतृत्व कर रहा था। ये दोनों जगह कर्नल रेनेड ने अपनी सेना से इस विद्रोह को कुचल डालने में सफलता प्राप्त किया। अवध का क्षेत्र और अयोध्या का क्षेत्र। आगे हम बरेली में देखते हैं, खान बहादुर खां इसका नेतृत्व करता है और खान बहादुर खां को यह देखा जाए तो यह कुचलने में विसेंट आयर रहता है, इसका अहम योगदान रहता है। कहाँ, बरेली के क्षेत्र। लखनऊ में हजरत महल
जो कि कैम्पबेल इसका नेतृत्व किया और कुचलने में सफलता प्राप्त की। और बेगम हजरत महल अंततः जब विद्रोह समाप्त हो जाता है तो नेपाल के तराई में जा बसती हैं और कुछ दिनों के बाद उनकी वहां भी मृत्यु हो जाता है। आगे हम देखते हैं कानपुर के क्षेत्र में नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे और इसका कानपुर का क्षेत्र और लखनऊ का क्षेत्र का नेतृत्व दिया था कैम्पबेल को ही, जो कि कुचलने में सहायता प्रदान किया, बहुत ही यह नुकसान पहुंचाया। झांसी में आपको जानते हैं मनुबाई इसका नेतृत्व कर रही थी और झांसी में नेतृत्व दिया गया था अंग्रेज अधिकारी जिसका हीरोज नाम रहता है, कि जो ग्वालियर में जाकर अंतिम चरण में मनुबाई के नाम से जाने जाने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक स्टेटमेंट बोलती हैं कि यदि दस्तक पुत्र अगर यानी कहा जाता है कि जिसका अगर पुत्र नहीं रहेगा और किसी दूसरे पुत्र को वह क्या लेती हैं, गोद लेती हैं, तो उनकी सत्ता उनकी नहीं माना जाएगा। यानी जिसका दस्तक पुत्र होगा शासन उनका नहीं होगा, यह अंग्रेजों का होगा। अगर पति का मृत्यु हो जाता है तो इनकी दस्तक पुत्र जिसका दामोदर नाम रहता है, दामोदर राव नाम रखा जाता है, और इन पे हीरोज अधिकारी अटैक करता है। एक स्टेटमेंट बोलती है कि मैं चुप नहीं बैठूंगी भले ही मुझे प्राण ही क्यों न देना पड़े, और ग्वालियर में जाकर यह अंतिम सांस लेती हैं और यह ब्रिटिश अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने प्राणों को आहुति देती हैं ग्वालियर में। और ग्वालियर का क्षेत्र में क्या तो तात्या टोपे नेतृत्व कर रहे थे, ग्वालियर में तात्या टोपे नेतृत्व कर रहे थे, जो कि हीरोज ने इसको दबा रखा था। आगे हम देखते हैं इलाहाबाद के क्षेत्र में लियाकत अली, वही लियाकत अली जो 14 अगस्त 1947 में जाकर देखते हैं कि वह क्या बनता है, तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री घोषित होता है। लियाकत अली नेतृत्व कर रहा था, कर्नल नील इसको दबाने में सफलता प्राप्त किया, लेकिन कर्नल नील की एक बड़ी पॉइंट है कि इसमें मारा भी गया था। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं जगदीशपुर आरा जो लिगांड को हराने में सफलता प्राप्त किए थे वीर कुंवर सिंह, ये भी मारा गया जाता है। और पटना में पीर अली नेतृत्व कर रहे थे और विसेंट आयर जो था इसका नेतृत्व कर रहा था, अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व कर रहा था। और यहाँ पे नोट पॉइंट हम देने के प्रयास किए हैं कि कर्नल नील और लॉरेंस और हैवलट जो अंग्रेज अधिकारी थे, यह विद्रोह के समय कुचल दिए जाते हैं, इनकी हत्या हो जाती है और इनकी मृत्यु हो जाते हैं। अंग्रेजों के जो अधिकारी रहते हैं इनकी यह हत्या कर दी जाती है भारतीयों के द्वारा, दबाने की कोशिश कर रहे थे ना विद्रोह को। अगली पॉइंट आती है कि 1859 के दौरान तात्या टोपे को पकड़ लिया जाता है। जब तात्या टोपे पकड़ दिए जाते हैं तो यह आंदोलन बोले तो, यह विद्रोह बोले तो, यह क्रांति बोले तो, यह लगता है कि अब समाप्ति की तरफ चला जाता है। डन। तो इस प्रकार से यह विद्रोह जबरदस्त चलता है और इसके महापुरुषों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। अब हम पहुंचते हैं इस मुकाम पर कि 1857 के विद्रोह का असफल क्यों हो जाना मुख्य पॉइंट बनता है। क्वेश्चन पूछेगा कथन स्टेटमेंट में कि 1857 का मुख्य कारण, असफलता का मुख्य कारण क्या था। देखिएगा, इसमें कहते हैं कि भारतीय सैनिक जो किला को लूटे थे तो अधिक मात्रा में हथियार ना मिलना, यानी कि हथियार की कमी रही, संगठन का अभाव रहा। और संगठन का अभाव में पॉइंट बताऊंगा क्या अभाव रहा। देखिएगा, नेतृत्व की कमी रही, राजपूत और सिंधिया, यही तो बड़ा पॉइंट बनता है कि ये लोग ये क्या होते हैं, नमक हलाल रहते हैं कि राजपूत और सिंधिया अंग्रेजों का साथ देते हैं। भारत के जमींदार थे, राजपूत राजा थे, और ये क्या करते हैं, अंग्रेजों को सपोर्ट करते हैं। शिक्षित वर्ग न्यूट्रल रहा,
शिक्षित वर्ग यह कहता था कि मेरा बेटा पढ़ रहा है तो इस आंदोलन में क्यों भाग लेने जाएगा, हमसे इससे क्या लेता देना, हम चुपचाप न्यूट्रल होंगे, तटस्थ रहेंगे, देखते रहेंगे, हम पे तो आपत्ति नहीं हो रही है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण रहा। अगला पॉइंट कहते हैं जीनत खान को, हमने कहा था ना कि बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल जो थी सभी गोपनीयता दिल्ली की बातें अंग्रेजों को बता दी। परिणामतः रिजल्ट यह हुआ कि हुमायूं के मकबरा के नजदीक पास में बहादुर शाह जफर सेकंड को पकड़ लिया जाता है और उसको म्यांमार रंगून में भेज दिया जाता है काला पानी की सजा के लिए। किसको? बहादुर शाह जफर सेकंड को। और 1857 में 1858 में पकड़ा जाता है इसको और देखा जाता है कि 1862 4 साल बाद रंगून में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं कि विद्रोहियों में देश प्रेम की जो भावना थी बिल्कुल मर चुकी थी। केवल सैनिक वर्ग ही इसका विद्रोह कर रहा था। एक तरफ जमींदार की जमींदारी जा रही है तो दूसरे का शासन जा रहा है, यह तो असफलता का कारण बन रहा है। मैं बताऊंगा इसमें, देखिएगा क्या कारण आता है कि देश भावना देश प्रेम नहीं रहती है, आपसी स्वार्थ रहता है। दोस्त, आपसी स्वार्थ का कारण यह रहा कि हजरत महल का अवध छीन लिया गया जाता है, इनको अवध से मतलब रहता है। नाना साहब को पेंशन रोक दिया जाता है, वो पेंशन की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दस्तक पुत्र, इनका साम्राज्य विकसित हो रहा था, इनको झांसी चाहिए था। और कुंवर सिंह को जमींदारी छीन ली गई थी तो इनको जमींदारी चाहिए था। देश प्रेम कहाँ रहा? असफलता का कारण ये भी रहा। अब देखते हैं कि इलाहाबाद में अब क्या होता है, विद्रोह समाप्ति के दौर पर चलता है और इलाहाबाद में आपातकालीन केंद्र बना दिया जाता है कि वहां बैठक होती है, जो वहीं इलाहाबाद का सेंटर लियाकत अली नेतृत्व कर रहा था। 1857 का क्वेश्चन पूछेगा, हमेशा रहता कि 1857 का इलाहाबाद का नेतृत्व कौन कर रहा था? लियाकत अली। आपातकालीन केंद्र कहाँ स्थापित किए गए थे? दिल्ली में, ग्वालियर में, मेरठ में या बैरकपुर में? इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में किया जा रहा था। अब देखते हैं विद्रोह के दौरान, देखते हैं युद्ध समाप्त हो जाता है, विद्रोह समाप्त हो जाता है। इंग्लैंड की महारानी घोषणा पत्र भेजती हैं लॉर्ड कैनिंग को, यानी कि लॉर्ड कैनिंग से यह घोषणा पत्र भेजती हैं और उस घोषणा पत्र में देखिए क्या बनता है कि कैनिंग इलाहाबाद में घोषणा पढ़कर सुनाता है और कहता है कि हम 1857 के बाद ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी इसको समाप्त करते हैं और पूरे भारत को, यानी कि इस भारत का शासन हम इंग्लैंड की महारानी के हाथों में सौंपते हैं। इस पत्र में लिखा गया है। दूसरी बात ये बोलते हैं, तीसरी पॉइंट, कि अब भारत के नए क्षेत्रों पर कब्जा नहीं किया जाएगा। पहली पॉइंट कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, इस पत्र में लिखा गया था महारानी के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग पढ़ के सुनाता है। दूसरा यह कहा दिया जाता है कि अब नए क्षेत्रों पर हम कब्जा नहीं करेंगे। और तीसरी पॉइंट यह कहा जाता है कि यह जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बागडोर है समाप्त करके महारानी के हाथों में दिया जाता है। तीसरी पॉइंट हो गया। चौथी पॉइंट यह बताया जाता है कि अब क्या करे जाएगा कि यूके के जो प्रधानमंत्री रहते हैं, कहता है, क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम ऑस्टिलिन थे। ठीक, और इन्होंने क्या कहा कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल बनाया जाता है महारानी के द्वारा।
लॉर्ड कैनिंग को। 1857 के विद्रोह में के समय गवर्नर जनरल, भारत का जीजी बोले तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बनता है। और लॉर्ड कैनिंग के बाद फिर होता है कि सेना में पुनः गठन किया जाए, पर दोबारा गठन किया जाए, और इसमें बहुत ही नीच तरह से इसमें भेदभाव किया जाता है सेना में। क्योंकि देखते हैं आप कि इसमें राजपूत और ब्राह्मण की संख्या घटा दी जाती है। बहुत अच्छी तरह से देखा जाए, यही राजपूत थे ना, यही सिंधिया थे ना कि जो 1857 में अंग्रेजों को सपोर्ट किए थे। राजपूत और ब्राह्मण की संख्या को घटा दिया जाता है और नेपाली और पठान की संख्या को बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार से यह देखा जाता है कि 1857 की हरकत किस प्रकार धरातल पर उतरा। तो आज के सेशन हमारा यहीं तक समाप्त होता है, और इसके बाद का पॉइंट बनेगा जो पार्ट 2 होगा 1857 को, उसमें पूरा समाहित कर दिया जाएगा कि 1857 के विद्रोह को प्रमुख महान व्यक्तित्व ने क्या स्टेटमेंट दिया, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा वो हम कल के सेशन में बात करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, जो कि मैं लिपापोती नहीं किया, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बताने का प्रयास किया। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप कमेंट करके दोस्त और अपने दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास कीजिए कि यह क्लास कैसा लगा। यह टारगेट हुआ है ओनली आप सबके लगातार फोन आने की वजह से, और साथियों को यह यूपी पुलिस क्रैक करने के लिए, जो कि मेरा द्वारा ये ऑफलाइन क्लासेस में अनन्या एजुकेशन पॉइंट से भी मेरे प्रयागराज इलाहाबाद में क्लास चलती है, जो 1857 के विद्रोह यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास स्टार्ट है। तो आप ऑफलाइन क्लासेस में भी आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। टेक केयर, जय हिंद।